आज पोखरा वाला रूट लिया हमने, नीचे वाला। रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी कि इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। वहाँ पे क्या है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, और वो चीज़ ठीक भी है। मतलब देखो, हम तो दिखाने के लिए क्या है कि मैं ही हूँ, कोई भी है, मतलब जितने भी ब्लॉगर या यूट्यूबर हैं जो भी है, मतलब वो तो अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, व्यूज़ और उसके लिए। बट ये है कि वो चीज़ मतलब देखने के बाद आपको हो सकता है कि जब आप उस जगह पे आओ तो वो मतलब जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो ना आ पाए। तो उससे बढ़िया कि आप लोग खुद आओ और उस चीज़ को फील करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अभी हम लोग पार्किंग यार्ड में पहुँच चुके हैं। सो मेरे को एक बहुत एंटीक सी चीज़ दिखी है, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। लेट्स चेक इट आउट। टोयोटा की एलसी है, आई गेस 2000 की सीरीज़ है, ठीक है। गाड़ी का साइज़ देखो कितनी छोटी है, और 4x4 व्हीकल है। आगे फ्रंट में इसमें डिफ भी है, और रेयर स्टेपनी माउंटेड है 4x4 में। ऑफ रोड भी लिखा है, देखो बी मतलब बागमती, यहाँ पे एक जगह का नाम है, वहाँ का नंबर है ये। अल्टीमेट अलॉय व्हील्स विद 80 टायर्स, ऑल टेरेन टायर इंस्टॉल्ड है गाड़ी में। बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी। आई गेस ओनर यहाँ पे होते तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता, बट ये चेकआउट करो एक बार नीचे से। डिफ अगर आपको दिख रहा होगा तो 4x4 व्हीकल है। एंड वहाँ पे भी एक हाइलेक्स खड़ी है, वो भी 2000 की ही सीरीज़ है, ओल्डेस्ट वाली जो सबसे पुरानी हाइलेक्स आती थी वो वाली है। इंडिया में तो खैर जो हमें हाइलेक्स मिलती भी है वो 2.8 में V4 मिलती है, और जो यहाँ पे आती है 3.2 में V6 हाइलेक्स आती है। प्योर हाइलेक्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से आगे और दिखाते हैं आपको बाकी की चीज़ें, नेक्स्ट प्लान क्या है। मनीष भाई को हमने सी ऑफ कर दिया, उन्हें बस स्टेशन छोड़ आए थे, और वो जा रहे हैं महेंद्र नगर, काठमांडू से उन्हें बस मिल जाएगी। और हम निकल गए हैं गाइस पोखरा के लिए। और एक बार ये व्यू चेकआउट करो नाइट का काठमांडू का, क्या लग रही है सिटी पूरा। मतलब प्रॉपर जो इंडिया में दिल्ली वाला फील है वैसा फील आ रहा है, मतलब देखो। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हर कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो करता है, अपनी लेन में चलता है, पास देता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी कहीं से भी डाल दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हर कोई ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करता है। सो हमने सोचा कि अभी नाइट में जितना कवर होगा उतना कवर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि टाइमली पहुंच जाए। अगर रास्ते में जाम ना मिले और रोड ख़राब ना हो तो 206 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। टाइम जो मैप में आ रहा है वो 6 आवर्स का आ रहा है, 3 है। अब यहाँ से निकलने से पहले हम गाड़ी में फ्यूल टॉपअप करा ले रहे हैं। भारू चलेगा ना अपना, इंडियन रुपीज चलेगा ना? हाँ हाँ, पूछो आप। भारू का मतलब है इंडियन करेंसी, कि यहाँ पे चलेगी नहीं चलेगी। इससे पहले जब हमने तेल भराया था वहाँ तो चल गई थी, बट हर
जगह नेपाल में पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडियन करेंसी चल जाए। गाइस ये यहाँ के पेट्रोल पंप है नेपाल के। फ्यूल चल रहा है यहाँ पे, देखो कितना 163 रुपये लीटर, 163 रुपये लीटर नेपाली करेंसी है। और डीजल का रेट है 142 रुपये लीटर। ये देखो, मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 100 रुपये 102 रुपये लीटर के आसपास पड़ेगा हमें तेल यहाँ पे। मेन रीज़न ये भी था कि आगे हमें ज़रूरी नहीं कि तेल मिले, अगर नहीं मिलेगा तो फिर फंस जाएंगे, वो दिक्कत रहेगी। यहाँ पर रात को तेल मिल जाता है, रस्ते में अभी हम पोखरा जा रहे हैं ना, मिल जाएगा ना, क्योंकि कल क्या हुआ ना, आए मतलब कल शाम में बहुत इतना जाम था रस्ते में, 2-3 जगह वो तो गाड़ी पहुँच गई लेकिन बंद था। इधर डाल के जाएगा तो वो पोखरा ही में डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इधर से प्रॉब्लम में मतलब यहाँ से पोखरा के बीच में नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं कि डेट में मिले खुला हुआ, ज़रूरत नहीं है, इधर से जाएगा ना, ठीक है, इधर से डाल के जाएगा। क्या हुआ था, तेल गिर गया ना? कितना गिरा? नहीं गिरा। तो गाइस पूरा तेल आया 4,991 रुपये 0.06 लीटर का, और 30 लीटर टोटल आया है। इसे इंडियन करेंसी में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स बैठेगा 3200 के आसपास का। तो गाइस फ्यूल टॉपअप करा लिया है, ये चेकआउट करो, 3180 रुपये का आया है, और नेपाली करेंसी में आया है 5000 रुपये का पेट्रोल। और रास्ते का हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ट्रिप मैंने अगेन ज़ीरो कर दी है। अब देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। मिलेंगे आपसे आगे रास्ते में। फ़िलहाल एक बार ये व्यू चेकआउट करो नाइट का नेपाल का। करेंटली गाइस इट्स 12:43 एंड हम हैं अभी मुगलिन बाज़ार में, ऑन द वे टू पोखरा। एंड यहाँ से हमारा डिस्टेंस बच रहा है 106 किलोमीटर्स का, एंड टाइम है 12:43 का। ये चेकआउट करो आप, गाड़ी की एक बार कंडीशन दिखाता हूँ आपको, ये चेक करना, पूरी मिट्टी मिट्टी भाई, धूल धूल मिट्टी मिट्टी चारों तरफ से। ये देखो, एंड बाकी कैसा भी होगा, जो भी होगा आपको बताएंगे। और मनीष भाई को हमने सी ऑफ कर दिया, उत्तम भाई रेस्ट कर रहे हैं, और हमने अभी जस्ट डिनर किया इतना लेट, 12:30 बजे के आसपास। ये रेस्टोरेंट चेकआउट करो। बेसिकली आप कहीं भी जाओगे नेपाल में खाना खाने के लिए, किसी भी प्लेस में, तो आपको साग यानी कि हरी सब्जी ज़रूर देंगे थाली में। तो यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट था। तो चलते फटाफट। चले मिस्टर थकाली। Please select the parking mode if you need assistance. यहाँ से कल हम ऊपर से आए थे सेम इसी चौराहे पे, और ये नीचे वाला रूट हमने कल छोड़ा था क्योंकि हमें जाना था काठमांडू, तो आज पोखरा वाला रूट लिया हमने। अर्को जुगाड गरेर 20-25 हजार हुँदै मिल्छ हैन। यसको चाहिँ गेल यसलाई चारले सिधा गर्ने। सो इस वीडियो को एक बार आप पहले पूरा देख लो, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, थोड़ा नहीं इन द सेंस कि हाफ एन आवर आपका जा सकता है, बट आपको पता चलेगा कि मैंने नेपाल को बॉयकॉट क्यों करा है। सो जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल, एंड होप कि आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे होंगे एंड फिट होंगे। सो जैसा कि आप लोगों ने चैनल पे देखा होगा, पिछले 4 से 5 महीने तक अभी तक कोई वीडियो चैनल पे नहीं आई है। एंड हम लोगों ने एक लास्ट टूर करा था जो कि इंडिया से बाहर का था, उसकी के रिगार्डिंग जो आज की ये वीडियो है, और उसी वजह से जो 4-5 महीने से मैं डिस्टर्ब चल रहा था, मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। बट बेसिकली 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, एंड
मेरी अपने दोस्तों से बात भी हुई, देन हम लोगों ने फाइनलाइज़ करा कि इस मैटर के ऊपर बात करनी चाहिए कि जो भी कुछ वहाँ पे हुआ उस चीज़ को हम पब्लिकली मतलब दिखाएंगे कि क्या हुआ। और एक चीज़ में जो बहुत बड़ी है नेपाल को लेकर, वो ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब हाइप है कि बहुत सुंदर है, बढ़िया है। जो नेपाल के लॉ एंड ऑर्डर हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्लिप चेक करिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ पुलिस वाले हैं एंड कुछ लोकल वहाँ के जो लोग हैं वो हैं जिन्होंने कार को और हमें मतलब घेरा हुआ है। और बेसिकली इसमें ये जो मूवमेंट है ये सुबह 7 बजे का टाइम है। एंड ये जो ये बता दूं कि एक्सीडेंट हुआ था ये रात के टाइम हुआ था, यानी कि आप या कह लो कि दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग कह सकते हो आप। तो मैं बता दूं आपको 23 तारीख को हम यहाँ से इंडिया से निकले थे और बेसिकली उत्तराखंड बनबसा बॉर्डर से हमने एंटर करा था नेपाल में। एंड 24 को हम पहुँचे थे लुम्बिनी। देन 24 को लुम्बिनी से चलने के बाद हम पहुँचे थे 24 की नाइट में हम पहुँचे थे काठमांडू। एंड काठमांडू में हमने स्टे करा था, जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा। काठमांडू में स्टे करने के बाद हमने 25 की मॉर्निंग में पशुपतिनाथ के दर्शन करे एंड वहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए वो हमने करी। एंड उसके बाद थोड़ा सा एक डिसीजन हमारा ही गलत हुआ कि हम यहाँ से अभी रात को ही पोखरा निकल जाएंगे। तो हुआ ये कि 8:30 बजे हमने भटजी को ड्रॉप करा बस स्टॉप पे। एंड उसके बाद हम लोग पोखरा के लिए निकल गए 12:30 बजे के आसपास। 25 तारीख की बात बता रहा हूँ, 25 दिसंबर 2025 की तकरीबन रात के 12:30 बजे के आसपास एक जगह पड़ती है जहाँ से एक रोड चले जाता है अपना लुम्बिनी और आगे इंडिया के बॉर्डर की तरफ, बनबसा बॉर्डर को बेसिकली जो नॉर्दर्न रीजन को हिट करता है। एंड एक जाता है ईस्टर्न साइड को जाता है, जो कि जाता है हमारा पोखरा वाली जोन को। एंड वहाँ पे हमने 12:30 बजे के आसपास डिनर करा। एंड उसके बाद की आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं बता रहा हूँ कि इतना टाइम हो रहा है और यहाँ हम पहुँच चुके। जगह का नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट फिर भी जो भी मेरे को दिखा मैंने वो बताया। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी की थी, जो ऑफलाइन मैप्स थे वो डाउनलोड नहीं हो पाए थे हमारे पास। एंड उसके बाद हमने डिनर करने के बाद हम चले, तो गाड़ी मैं ही चला रहा था कंटिन्यूसली। एंड उत्तम भाई मेरे साथ थे, भुवन भाई साथ थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले पोखरा के लिए। तो अप्रॉक्स 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है जब ये हादसा हुआ। हम लोग थे बांदीपुर, एक जगह पड़ती है पोखरा और काठमांडू के बीच में, बांदीपुर नामक एक जगह है वहाँ पे। एक्सीडेंट से जस्ट पहले का ये वीडियो है, ज़्यादा भी टाइम नहीं है, मतलब 15 से 18 मिनट पहले का वीडियो। इसमें अब एक बार आप गाड़ी की स्पीड देखो, गाड़ी की स्पीड कितनी है। सो आपने भी गाड़ी की स्पीड देखी, जो गाड़ी की स्पीड है वो 55 से 60 और 65 तक गई है मैक्स। ऐसे ही चलते चलते जैसे कि हम आगे बढ़े तो एक बांदीपुर के पास में, जैसे हम बांदीपुर क्रॉस करने वाले थे, शार्प टर्न आया। शार्प टर्न के पास में मुझे जजमेंट नहीं आ पाई टर्न की बेसिकली। सो गाड़ी हमारी साइड डिवाइडर से हिट कर गई। हिट करने के बाद जो इंसिडेंस हुआ वो पूरी रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। होपफुली भगवान जी के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हम बच गए और किसी को कुछ नहीं हुआ। इवन एयर बैग तक डिप्लॉय नहीं हुए गाड़ी के। सो स्पीड आपने देखी कि स्पीड क्या थी। देन उसके बाद जैसे ही हम जब ये इंसिडेंस हुआ तो अचानक से होता ही है कि मतलब एक्सीडेंट के बाद क्या हो गया, अचानक से क्यों हो गया, मैं थोड़ा सा मतलब एक घबराहट होती है। तो हम लोग बाहर आके हमने देखा तो गाड़ी फ्रंटल डैमेज था। आधे घंटे बाद कुछ ट्रक वाले आए जो रुके, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने उन्हें बताया तो कोई हेल्प वगैरह वहाँ पे नहीं थी। एंड यही चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए मैंने बेसिकली वीडियो बनाया कि वहाँ पे मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, कोई हाईवे इमरजेंसी नहीं, कुछ नहीं। सो वो ट्रक वाले भी उसके बाद चले गए। तो हम लोगों ने फ़ोन, तो वहाँ पे नेपाल में नेटवर्क इंडिया का काम कर नहीं रहा था। बेसिकली हमने एक नेपाल की सिम ली थी, तो उसमें भी हमारे पास जो था भंसार का जो परमिट पड़ा था, भंसार परमिट जो हमने बनाया था, उसमें एक भंसार ऑफिस का नंबर था जो कि रात के टाइम कनेक्ट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने गाड़ी के अंदर सोचा कि रेस्ट कर लेते हैं, सुबह देखेंगे क्या होना है करके, क्योंकि पुलिस का नंबर भी वहाँ उसमें मेंशन नहीं था। तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास सुबह की बात है। गाड़ी जिस साइड डिवाइडर में हिट हुई थी वहाँ पे एक होटल का बोर्ड था, आपको एक क्लिप में दिख जाएगा।
ये क्लिप एक बार आप चेकआउट करो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड टूटा हुआ सा दिख रहा है, प्लास्टिक का बोर्ड है। तो ये बंदा बाहर आया, इसने सीधे गाड़ी का दरवाजा खोला एंड मुझसे बोला कि तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, तुमने ड्रिंक कर रखी है, ये है वो है करके। तो मैंने बोला अंकल एक सेकंड मेरी बात सुन लो, आप पहले बात को समझ लो, आप सीधे ये नहीं कि आप हमसे बोलने लग जा रहे हो कि ऐसा कर दिया। मैंने कहा अंकल हमने ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करी, आप चाहो तो हमारा मेडिकल करा लो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा नुकसान कर दिया ये। गाइज मतलब बंदा इवन पूछने को तैयार नहीं कि आप ठीक हो, कोई चोट, कोई मैटर ही नहीं है जी, मतलब ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सीधे आके बोल रहा है कि मेरा नुकसान कर दिया, ये है सो है करके वो शुरू हो गया। ठीक है, जो भी आपका इसमें बनेगा देख लेंगे हम उसे मॉर्निंग के टाइम में, अगर पुलिस आ जाए या जो भी यहाँ पे मतलब हेल्प के लिए जो भी आ जाए, मतलब मेडिकल इमरजेंसी या जो भी होगा वो देख लेंगे, जो भी होगा मॉर्निंग के टाइम पे। तो बंदा चले गया, ठीक है। करीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास वो बंदा फिर आया और गांव मतलब जो एरिया था वहाँ पे, बेसिकली गांव का एरिया था, वहाँ पे 7 से 10 लोग और आ गए। उन्होंने हमसे पूछना शुरू कर दिया कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों, कहाँ से आ रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब। और वो लोग जो अपना आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे लोकल नेपाली लैंग्वेज में कर रहे थे, जो कि हमें बेसिकली समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल रहे थे। होता क्या है कि अब यहाँ से एक मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो कैसे हुई। ये जो एरिया है, अगर आप नेपाल के मैप में देखोगे, पोखरा वाला जो एरिया है और काठमांडू का जो 50% एरिया है जो पोखरा की साइड को टच करता है, ये इस पूरे एरिया में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है वो अभी चाइना कर रही है। पैसा सारा नेपाल का लग रहा है बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना के पास है। तो ये चीज़ हमें भी नहीं बताती। अब होता क्या है कि नेपाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आ रही थी वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप तोड़ दो, हिट कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो सारा बेयर गाड़ी वाले को ही करना पड़ेगा, टोटल खर्चा। ये मुझे भी नहीं पता था बेसिकली। अब तो उसके बाद 6 बजे के आसपास वहाँ पे एक चाइना का ट्रक आता है, सॉरी 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास चाइना का ट्रक आता है। वो हमारी गाड़ी की, हमें पता भी नहीं था, हम लोग साइड करते, वो आता है, गाड़ी की फोटोज क्लिक करता है, जाके अपने ऑफिस चले जाता है जहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस होता है, रोड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके बैठता है और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है। देन उसके बाद 2 पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं गाड़ी किसकी है, क्या है, हम लोग बताते हैं, ठीक है, बोलते कैसे हुआ, सब कुछ बताते हैं उनके साथ। और वो लोग देखने के बाद पता नहीं किसी अपने सीनियर को कंसर्न करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा एक इंडिया नंबर की गाड़ी है जिसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया बादीपुर में। सो पुलिस वाला बोलता है कि गाड़ी को आप पुलिस स्टेशन लेके आओ, मतलब हेल्प करने की। तो फिर वही बात आ रही है यहाँ पे, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं पूछा कि किसी को चोट लगी या नहीं लगी। एक बंदा उसमें ठीक था, जो 2 कांस्टेबल आए थे, एक बंदा ठीक था, उसने बोला कि आप लोग ठीक हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हमने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा वाला बंदा बोला गाड़ी को लेके आप पुलिस स्टेशन आओ। उसका मतलब जो मेरे को इंटेंशन लग रहा था, मेरे को वही लग रहा था कि कुछ वो बनाने के चक्कर में, इन द सेंस कि आप समझ रहे होगे, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो हमने बोला सर गाड़ी आप देख लो, अगर जा सकती है तो आप ले जाइए गाड़ी को। हम क्या कहें, गाड़ी तो क्योंकि फ्रंट से डैमेज हो चुकी थी, गाड़ी चल नहीं रही थी और पहिए जाम हो गए थे गाड़ी के, जैसे कि हमने भी चेक करा था गाड़ी को। सो उसके बाद वहाँ से वो लोग गाड़ी को लेने की बात तो छोड़ देते हैं, हमसे बोलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो। ये चीज़ एक आप लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि अगर आप कभी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, अपनी सिटी से बाहर ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देने। जेरोक्स आप दिखा दो, फोन में दिखा दो, लेकिन ओरिजिनल किसी के हाथ में देना है। वो बंदा आया, उसमें मैंने उसको पेपर दिखाया, भंसार परमिट दिखाया, रोड परमिट दिखाया, अपनी आईडी, गाड़ी के आरसी, इंश्योरेंस, सब कुछ वैलिड है, गाड़ी का सब कुछ वैलिड है, पीयूसी इवन वगैरह। एंड हम 2 बंदे थे जिनके मतलब तीनों के बाद डीएल था, बेसिकली 2 बंदे ड्राइव करते थे, दोनों का डीएल मांगा और हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है गाड़ी की ओरिजिनल आरसी दो। मैंने कहा सर आरसी तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, साफ सीधी बात है, क्योंकि मतलब थी आरसी मेरे पास ही, बट अगर मैं उसको वहाँ पे दे देता वो किसी भी चीज़ में हमें फंसा सकता था। तो मैंने गाड़ी की आरसी नहीं दी। मैंने बोला सर वो भंसार ऑफिस में है, ठीक है, भंसार ऑफिस में हमने दी थी, बट वो जेरोक्स कॉपी थी, बट मैं उन्हें दे नहीं सकता था। अगर मैं दे देता वो इवन किसी भी केस में हमें फंसा सकता था और आरसी हमें नहीं देता, वो आरसी जमा कर लेता। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। फिर चाइना का एक रोड कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस से एक बंदा आता है, बोलता है गाड़ी किसकी क्या है, हम लोग बताते हैं, बोलता है हमारे साथ तुम्हें चाइना के ऑफिस में चलना है। इवन आप देख रहे हो कि इस जगह पे पुलिस वालों की भी नहीं चल रही है, वो चाइना वालों के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। वो हमें लेके जाते हैं चाइना के ऑफिस में, जो उनका रोड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस है, वहाँ पे हम बैठ के बात करते हैं। तो वो बोलता है कि ये जो आपकी गाड़ी से नुकसान हुआ है इसका आप पेमेंट कर दो। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ऐसा क्यों? बोल रहा है कि ये जो रोड है, जो अभी डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है, जो रोड जो बन चुकी है, ये 5 साल तक इसके जो मेंटेनेंस का चार्ज है वो चाइना के पास है। मतलब 5 साल तक हमने करना है इसकी जो मेंटेनेंस है, उसके बाद हम इसे नेपाल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। तब तक का जो भी खर्चा है वो हम लोगों ने देखना है। तो हम लोग अपनी जेब से क्यों लगाएंगे? जब नुकसान गाड़ी वाला कर रहा है तो वो देगा, ठीक है। अब मेरा कंसर्न ये है कि जब आप हमसे परमिट का पैसा अलग ले रहे हो, भंसार टैक्स अलग ले रहे हो, तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट की बनती है ना, कि जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम गाड़ी को चला रहे हैं उसका आप टैक्स ले रहे हो हमसे, ठीक है, अपनी कंट्री में चलाने का भंसार भी ले रहे हो, परमिट और रोड परमिट का पैसा अलग से जा रहा है, वो चीज़ अलग है अभी। तो जो भी नुकसान हो रहा है, कोई जानबूझ के तो अपनी गाड़ी ठोकेगा नहीं,
आप भी हो, मैं हूं, या कोई भी XYZ, अपनी गाड़ी जानबूझ के कोई नहीं ठोकेगा। तो गाड़ी ठीक है ठुक गई, कुछ सर्कमस्टांसेस रहे, कुछ गलती हमारी रही, हमने एक्सेप्ट करा, ठीक है, हमें जजमेंट नहीं आया और गाड़ी ठुक गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो बंदे मानने को तैयार नहीं, वो बोल रहा है कि ये जो आपका ये पैसा है, जो आपने हमारे 2 पिलर डैमेज करे, एक साइन बोर्ड डैमेज करा है, इसका पैसा आप दोगे। वो बंदा 50,000 का बिल लेके आ गया NC में, नेपाली करेंसी में। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप उस बिल को देखोगे तो बिल होता है 32,000 का बिल होता है इंडियन करेंसी में। हमने बोला सर ये तो इतना खर्चा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक फोटो डाल रहा हूँ, इस फोटो को आप लोग देखो और आप बताओ कि ये 2 बोर्ड और ये जो सीमेंट RCC कंक्रीट पिलर है ये कितने के होंगे। ये जो आप फोटो में देख रहे हो बेसिकली इन्हीं पिलर्स और इस साइन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इसके उस बंदे ने हमसे बोला कि आप 32,000 पे करोगे। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करने के बाद वहाँ पे उनके ऑफिस में एक नेपाल का बंदा था जिससे हमने नेगोशिएशन करी। नेगोशिएशन करने के बाद जब फाइनलाइज हुआ तो बड़ी मुश्किल से वो बंदा माना है, जिसमें उसने हमसे 25,000 रुपये लिए हैं। इवन मेरे पे, मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ अपनी, 1 सेकंड। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस बंदे को पेमेंट करी है, इसने मेरे से कैश मांगा बट मेरे पास कैश था तो नहीं, और ये लोग मानने को तैयार नहीं। हमने बोला सर जैसा भी होता है आप इसे 10,000 तक कर लो सॉर्ट आउट, क्योंकि हमें भी पता है, इतनी नॉलेज हमें भी है कि कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, कितने का बन रहा है, कितनी ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट आती है। ये चीज़ ट्रू है कि नेपाल में जो टैक्सेशन है वो 200% है इंडिया के कंपैरिजन में, डबल, और मतलब डबल से भी ट्रिपल मान लो आप उसे टैक्सेशन को। जो सेंटर फ्रूट हम यहाँ पे 1 रुपये का खाते हैं वो 2.5 रुपये का नेपाल में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो कि वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। ये वीडियो जब आ रही है अभी वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। जब हम गए थे वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब जो बेसिकली होती है चलाऊ सरकार होती है, वो थी उस समय वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सारी ट्रांजैक्शन जो थी ऑनलाइन करी थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो है जो मैंने आपको दिखाई, जो मेरे फ़ोन से हुई है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस जो भुवन भाई ने कैश में करी हैं और कुछ अपने अकाउंट से करी हैं, वो ट्रांजैक्शन मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भुवन भाई जो है आउट ऑफ इंडिया है करंटली। सो उस भाई ने भी बहुत हेल्प करी है। मतलब ये होता है ना, देखो आपके साथ कोई हो ना हो, मेरा लिटरली मतलब टू बी ऑनेस्ट जो ट्रूली कहना है वो ये है कि आपके साथ आपका दोस्त हमेशा साथ होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं कि 10 आपने पाल लिए, 10 आपके दो फ्रेंड सर्कल में दोस्त है बट उसमें से काम आने वाला एक भी नहीं है। जरूरी नहीं है आपके पास 10 दोस्त होने चाहिए, 2 ही हो या 1 ही हो, लेकिन ऐसा हो कि आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हो। तो वो वाली बात बेसिकली यहाँ पे है। तो उस बंदे ने भी अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करी है और जो इंडिया की क्रेन की पेमेंट थी और जो वहाँ पे हाइड्रा की पेमेंट थी वो भुवन भाई ने करी है। उसके बाद भी कुछ खर्चे और है, जैसे खाने का है या कुछ और चीज़ों के खर्चे भुवन भाई ने पे करे, मैंने पे नहीं करे। बेसिकली उस बंदे ने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, जो होगा देख लेंगे करके, ठीक है। और कैश में भी उसने पेमेंट करी है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो चलो ठीक है, हमारे साथ हमारे दोस्त थे, मैं था, हम सभी लोग मतलब जो भी था आपस में मिलके हमारा भाईचारा सक्षम था कि हमने उनका जो भी खर्चा हुआ था हमने वो पे करा। और लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, उसी सेम डे 26 तारीख को ही मुश्किल से 5 से 6 घंटे के अंदर में हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो चुका था उस मैटर को निपटाने के चक्कर में। मतलब निपटाना इन द सेंस की जो गलती थी उसका तो हमने पे करा, जो उन लोगों ने मतलब अननेसेसरी का अपनी लोकेलिटी का जो उन्होंने बेनिफिट दिखाया या बेनिफिट उठाया उसके लिए भी हमें पे करना पड़ा। वो चीज़ मतलब नहीं, अदरवाइज गाड़ी क्या होती, गाड़ी वहाँ जमा हो जाती, वो लोग हमें किसी भी ब्लेम में फंसा सकते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात। मैंने जब चाइना कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस में जाके बात पूछी, मैंने बोला इनकेस अगर हम ये पेमेंट ना करें, हम आपको कोर्ट के थ्रू पे करें, क्योंकि होता क्या, इंश्योरेंस था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्लेम होती चीज़ है कि कैसे हुआ क्यों हुआ, तो कोर्ट तय करता। तो वो बंदा मुझसे बोल रहा है कि गाड़ी हम तुम्हारी यहाँ जमा करा लेंगे, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, उसके बाद जाके तुम कोर्ट में लड़ लेना। फिर वो मतलब बातों को सुलझाने की जगह उल्टा फंसा रहा है, मतलब समझ रहे हो कि मेरी बात। तो मुझसे बोला कि आप कोर्ट से जाके निपट लेना। फिर ठीक हो गया, हमने जैसे तैसे करके मैटर निपटाया। उसके बाद हम आए गाड़ी के पास दोबारा। उन्होंने बोला, मतलब हमने पता करा पुलिस वालों से, उसने बोला कि गाड़ी आप तभी ले जा सकते हो अगर नेपाल सरकार की एक लीगल पुलिस FIR या पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें वो मेंशन करेंगे गाड़ी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ और इस गाड़ी को लोग वापस इंडिया ले जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि गाड़ी को हम या तो बिहार बॉर्डर से बाहर ले जाए जो कि 250 किलोमीटर था वहाँ से, और या फिर हम इंडिया जो हमारा उत्तराखंड बॉर्डर है, उत्तराखंड बॉर्डर से एग्जिट कराए जो था यहाँ से 900 किलोमीटर। तो हमने वहाँ पे क्रेन वालों से बात करी जो बेसिकली RSA वाले होते हैं। RSA वालों ने हमसे बोला कि अगर हम उत्तराखंड बॉर्डर से एग्जिट कराएंगे तो चार्जेस पड़ेंगे 1,30,000 रुपये, यानी कि वो NC में थे, नेपाली करेंसी में। पहले बंदे ने 1.5 बोले, फिर वो 1,30 में आया, फिर लास्ट में जो होटल वाला था, जो चीज़ ट्रू है मैं वो ट्रू बताऊंगा आपको। होटल वाले का जो ओनर का लड़का था वो थोड़ा सा लड़का बढ़िया था, उसने हमारी हेल्प करी कि उसने ट्रॉली ट्रक अरेंज करा के दिया, जिसने हमसे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर आपको बता दूं तो उसने हमसे चार्ज करे 70,000 रुपीज़ गाड़ी को बॉर्डर से एग्जिट कराने के, उत्तराखंड बॉर्डर में।
मतलब नेपाल बॉर्डर एग्जिट कराने के, उत्तराखंड में एंटर कराने के लिए पैसे। वहाँ से जो आगे के क्रेन के चार्जेस है वो अलग है, ये खाली बॉर्डर तक पहुँचाने के हैं, इंडिया बॉर्डर तक, ठीक है। सो वो बंदा भी 80, 85, 90,000 कह रहा था, नेगोशिएशन करते करते 70 में आया। और नेपाली करेंसी में अगर आप देखोगे तो ये होते 1,10,000 रुपये नेपाली करेंसी में, केवल टो के। फिर गाड़ी को वहाँ से जो उठा के रखना था, एक वीडियो और डाल रहा हूँ मैं, इसको भी आप चेक करो। सो इस वीडियो में आपने देखा होगा एक हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रा बेसिकली बोल सकते हो, उसने गाड़ी को वहाँ से लिफ्ट करके ट्रक में रखा। और इसके मैंने केवल आधे घंटे का इसका काम था, आधे घंटे के हमने से 12,000 रुपये की पेमेंट करी है इस ट्रॉली ट्रक वाले को। इसने भी हमारी प्रॉब्लम नहीं समझी यहाँ पे। मैंने उनसे बोला कि 5,000, 6,000, 7,000 जो भी आपका बनता है रीजनेबल प्राइस, उसको आप ले लो, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम समझो। लेकिन बंदे ने नहीं समझी। कैश पूरा ख़त्म हो चुका था, कुछ पैसे हमें इंडिया से अपने कॉन्टैक्ट्स में कॉल करके अरेंज करके मंगवाने पड़े, इवन यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने वो रिपोर्ट देने के हमसे जो पैसे चार्ज करे, ये गाड़ी के इंश्योरेंस है, ये पॉल्यूशन, ये मेरा आधार कार्ड है, गाड़ी की आरसी है। तो ऐसी हमने नेपाल पुलिस की एक एफआईआर थी जो कि मेरे पास थी। डॉक्यूमेंट्स में इसलिए दिखा रहा हूँ, कल के दिन कोई भी बोल सकता है कि तुम तो वहाँ गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम तो कुछ भी आगे बोल दोगे। तो बेसिकली उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने वैलिड डॉक्यूमेंट जो अपने पास रखे हैं। ऐसी एक एफआईआर की कॉपी थी जिसके लिए उन्होंने हमसे अमाउंट चार्ज करा है। मैं उसे इस चीज़ को बोलना तो नहीं चाहूँगा खाली, क्योंकि किसी भी कंट्री की इमेज की सवाल हो जाती है, बट उन्होंने हमसे अमाउंट चार्ज करा। वो भी उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं लिया। वहाँ पे एक बंदा आया, बोला कि इसको पैसे दे दो, मतलब था वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही। पेमेंट मैंने ऑनलाइन करी, उसका भी मेरे पास ट्रांजैक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अशोका किराना खाजा घर करके इसमें ट्रांजैक्शन, अगर आप जूम करके देखोगे वीडियो को आपको दिख रही होगी। ये अमाउंट उन्होंने हमसे चार्ज करा है, जो हमने पुलिस वालों को रिपोर्ट देने के लिए दिया है। बट पुलिस की आप लोग जानते हो कि ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो इनकेस अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए तो रिपोर्ट प्रोवाइड करना। इंडिया में बेसिकली उसे जीडी रिपोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे नेपाल सरकार के जो होता है वो एफआईआर हुई, हमारे यहाँ भी एफआईआर होती है, बट जो मतलब जिस केस में एफआईआर नहीं होती उसमें जीडी रिपोर्ट जारी होती है कि मतलब ये इंसिडेंस इतनी तारीख को ऐसे हुआ और इसमें इतने लोग थे, फलाना फलाना जो भी है सारी चीज़ मेंशन कर देते हैं। उस रिपोर्ट को देने के बंदे ने हमसे अमाउंट चार्ज करा। तो आप सोच सकते हो कि मतलब किस हद तक करप्शन है कंट्री के अंदर। मेरा कहने का मतलब लास्टली यही है कि अगर कोई आदमी इतना सक्षम ना हो तो वो तो मतलब वो आ ही ना पाए उस कंट्री में। अगर उससे कोई छोटा सा भी मतलब गलती से भी कोई क्राइम हो गया, गलती से कोई बाय मिस्टेक कोई ऐसी गलती हो गई जो उससे नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है, मान रहे कि मेरे से गलती हुई है, फिर भी अगर वो लोग नहीं मान रहे तो बंदा जमा हो जाए वहाँ, वो डिपॉजिट हो जाए, फिक्स डिपॉजिट नेपाल में जमा हो जाए, वो आ ना पाए फिर बाहर। तो ये जो चीज़ है कि मतलब नेपाल टूरिज्म के हिसाब से इतना बढ़िया है या ये है वो है जो भी है, मतलब जाने से पहले मेरा आपको इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपको बता सकूं कि आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस लेके चलने हैं या क्या आपने अपनी मतलब इमरजेंसी के हिसाब से अपना खुद सेल्फ प्रिपेयर होकर चलना है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और कुछ नहीं है बस। बाकी उसके बाद यहाँ से जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई तो हमारे जो साथ में उत्तम भाई थे और हम काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि यार कैसे ये मतलब मैटर सॉर्ट आउट हो, हम निकले यहाँ से। हम लोगों ने तो देख लिया था क्या सीन है वहाँ का। उसके बाद कोई खाना पीना नहीं उस दिन, कुछ नहीं जी, सब भूखे थे मतलब। तो शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे हम लोग वहाँ से निकले गाड़ी ट्रक में लोड होने के बाद। और ट्रक वाले को मैंने कुछ एडवांस पेमेंट करी, उसने बोला मुझे तेल भराना, मैंने कोई इशू नहीं, हमने उसे पैसे दे दिए, उसने ट्रक तेल वेल भराया, गाड़ी लोड हुई और हम निकले। तो रात को हमने कहीं जाके 8-9 बजे के आसपास 8 से 9 बजे के आसपास के बाद हमने खाना खाया। लगाओ अब दिन से पहले दिन पूरा भूखे थे, कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन रात को हमने खाना खाया। फिर उसके बाद गाड़ी लेके बंदा चला। ट्रक की कंडीशन भी ऐसी हमारी, मतलब वो थोड़ा सा कहते हैं कि डेस्टिनी किस्मत वाली बात है, और ट्रक का डीजल टैंक लीक हो गया आधे रास्ते में। फिर उस बंदे ने एक जगह, मतलब दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन मॉर्निंग में, पहले दिन उसने कुछ जुगाड़ बनाया, दूसरे दिन उसने रुका, उसने ट्रक का मतलब जो भी पार्ट था वो रिपेयर करवाया। एंड एक चीज इस दौरान, एक चीज जो बहुत मजे की हुई वो ये हुई, जब हम इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंचने वाले थे, बनबसा बॉर्डर के पास, उससे तकरीबन हम थे 150 किलोमीटर पीछे, 150 से 200 किलोमीटर पीछे थे। हम एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके, नेपाली ढाबा था, तो वहाँ पे भी सेम वैसा ही लाइट बोर्ड लगा था। अब मैंने फोटो खींची नहीं और मेरे को थोड़ा सही भी नहीं लगा, तो मैंने उनकी दुकान के ऊपर एक बोर्ड देखा, सेम वैसा ही लाइट बोर्ड था, बल्कि उससे थोड़ा साइज में बड़ा और था। तो उन्होंने मेरे को बताया, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भैया ये इस बोर्ड की कॉस्ट नेपाल में कितनी होगी, तो उन्होंने मुझसे बोला ये नेपाल के ही बंदे की वर्डिंग है, मतलब जिसका सेम एक छोटा सा होटल ढाबा कह लो आप, उसके ऊपर भी लाइट बोर्ड लगा है, उसी बंदे ने मुझे बताया कि अगर आप इसे यहाँ बनाओगे 10 से 12 हज़ार रुपये में बन जाएगा। उस बंदे ने 50 हज़ार रुपये में बार्गेनिंग करने के बाद हमसे जो बोर्ड के पैसे चार्ज करे हैं, उस बंदे ने नेपाली करेंसी में बता रहा हूँ मैं आपको, उसने हमसे चार्ज करे हैं 35,000 रुपीज़ NC में, नेपाली करेंसी में। और इंडियन करेंसी में अगर हम बोलें तो उसने हमसे चार्ज करे हैं 20,000 रुपीज़,
समझ रहे हो? इंडिया में अगर वो बोर्ड बनता तो यहाँ पे बन जाता 5 से 6 हज़ार रुपये मैक्स टू मैक्स, बढ़िया ही बोर्ड बनता। और हमारे साथ उत्तम भाई और भुवन भाई वो कह रहे कि भाई इसने पूरा अपने साल का बढ़िया बना दिया पैसा। चलो जो भी है ठीक है, आप जैसा करोगे होता है, कर्मा रिटर्न्स बैक वाली बात है, तो वो होता ही होता है। एंड उसके बाद हम वहाँ से निकले तो तीसरे दिन मॉर्निंग में, 3 दिन हमें मतलब सॉरी 2 दिन पूरे लगे, और तीसरे दिन की मॉर्निंग में हम इंडिया के बॉर्डर में फाइनली पहुंच गए। उसके बाद वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर थे उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, और जो एसएसबी बेसिकली हमारे बॉर्डर पे लगी होती है, एसएसबी फोर्स, उनसे हमने बताया तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर हमने एक क्रेन इंडिया से बुलाई, हल्द्वानी से। वो क्रेन आई, उस क्रेन की परमिशन कराई, बॉर्डर के अंदर आई। नेपाल का ट्रक जा नहीं सकता था इंडिया क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके बेसिकली इंडिया में। तो क्रेन बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में आई, उसने गाड़ी को उतारा एंड गाड़ी टो करके हमारी सेफली वहाँ से चले गई, ठीक है। बट यहाँ पे जो हुआ एक सबसे बड़ा इंसिडेंस या सबसे बड़ी जो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, वो ये हुई कि जो नेपाल की पुलिस थी उसने हमारी ये हेल्प नहीं करी, ना उसने हमें भंसार ऑफिस का नंबर प्रोवाइड कराया। नेपाल का जो भंसार ऑफिस था, इवन उसने भी हमारा कॉल नहीं उठाया। 2 बार हमने उन्हें कॉल करा, भुवन भाई ने अपने नंबर से 2 बार कॉल करा, उन्होंने हमारा कॉल पिक नहीं करा। हमने पुलिस वालों से बोला कि आप हमें हमारी एम्बेसी का नंबर दे दो, उन्होंने हमें वो भी प्रोवाइड नहीं कराया। मतलब उनकी तरफ से जो हेल्प थी वो बिल्कुल जीरो, इन द सेंस ह्यूमैनिटी कह लो या उनकी जो ड्यूटी बनती है, उनकी ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, वो बिल्कुल जीरो थी मतलब। सो मेरा बस कहने का मतलब इतना ही है कि वो उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो मतलब एज अ टूरिस्ट हम वहाँ पे गए थे उनकी कंट्री में, तो उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए थी। गलती हमसे हुई थी, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। हमने ये चीज़ जो होटल वाला था उसके आगे भी कन्फेस करी, पुलिस वालों को भी बताया कि हाँ सर ऐसा ऐसा नाइट के टाइम पे फॉग लगा था जिस वजह से हमें जजमेंट नहीं है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और गाड़ी में खुद ही चला रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कोई और चला रहा था या किसी और के थ्रू, नहीं, गाड़ी में खुद चला रहा था, मुझे जजमेंट नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, मैंने एक्सेप्ट करा। मेरे दोस्तों ने भी बोला बाद में कि हाँ सर हमसे गलती, हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। लेकिन हेल्प करने की जगह उन लोगों ने मतलब इतना गंदा, मतलब क्या कहूँ मैं, फ़ायदा उठाया। जो भी चीज़ है ठीक है, वो कभी वो लोग फंसे या कोई भी बंदा ऐसा ही किसी सिचुएशन में उनकी साइड से ऐसा फंसेगा, तब उसको शायद ये चीज़ रियलाइज़ हो कि मैंने क्या करा था। तो हमें ना ही एम्बेसी का नंबर दिया गया, ना ही हमारी कस्टम ऑफिस में बात कराई गई, कोई चीज़ नहीं हुई। जो भी हुआ हमने खुद से सॉर्ट आउट करा। इवन हमें इंडिया में अपने नेटवर्क सोर्स लगा के, मतलब मैंने बेसिकली इंडिया में फ़ोन करा अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को, उस बंदे ने जितने भी हो सकते थे हमें पैसे अरेंज करा के गूगल पे से ट्रांसफ़र करवाए, और वो पैसे लगा हुआ हमें इंडिया बॉर्डर पहुंचने के लिए। जो हम कैश और हमारे अकाउंट में पैसा था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, उसके बाद हमें वो पैसों की हेल्प लेनी पड़ी। फिर हम इंडिया बॉर्डर पहुंचे तो जिनकी गाड़ी में लेके गया था, मैंने उन्हें बता तो दिया था कि ऐसा ऐसा सीन हो गया। उन्होंने बोला कोई इशू नहीं, तुम गाड़ी लेके आ जाओ, बाकी देख लेंगे जो होगा, तुम लोग सेफ हो। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि तुम लोग सेफ हो, हमने कहा हाँ हम लोग सेफ हैं। उन्होंने बोला सामने किसी को, मैंने कहा नहीं, बट ये कि थोड़ा एक होटल का बोर्ड डैमेज हुआ और डिवाइडर के 2 डिवाइडर छोटे छोटे वो टूट गए, ये चीज़ बता दी थी उनको। तो यही चीज़ होती है। देखो इंडिया में क्या है ना, हमारा जो मतलब जो हमारा इंडिया का कल्चर है, जो हमारा इंडिया वालों के बंदों का, इंडिया के लोगों का नेचर है, वो थोड़ा सा हेल्पिंग साइड ज़्यादा रहता है। कि हम लोग यार दूसरे की परेशानी को देख के एकदम से मतलब इमोशनली, मतलब सेंटिमेंटल कह सकते हैं कि वो हो जाते हैं कि हम कहते हैं नहीं यार छोड़, ये वाली बात होगी तो इसकी हेल्प कर दो। लेकिन भाई दूसरी कंट्री में, मतलब गाइस दूसरी कंट्री या दूसरे शहर में या दूसरी जगह आप जाके ट्रैवल करके देखो, एक बार आपको पता चलेगा कि हकीकत में ग्राउंड रियलिटी क्या है। मतलब जो चीज़ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में रील्स में दिखाई जाती है, वीडियो में दिखाई जाती है, वो मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं कि ट्रू हो, वो भी कहीं पे गलत हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि इस वीडियो में मेरा जो नेपाल को बॉयकॉट करने का रीज़न था वो यही था, जिस वजह से हमने इन्हें बॉयकॉट करा इस वीडियो में। सो इंडिया पहुंचने के बाद इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपके साथ ये जो मैटर था टोटली डिस्क्लोज कर सकूं एंड आप लोगों को कुछ हेल्पफुल की पॉइंट्स बता सकूं कि अगर आप नेपाल या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है नेसेसरी, अपने खुद से सेल्फ मतलब डिपेंडेंट आपके पास होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें मेरे को मतलब लगी कि मतलब इन लोगों की साइड से कुछ हेल्प होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, या जो चीज़ें हमें इंडिया में मिल जाती थी एक्सीडेंट के टाइम या किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे, वो चीज़ वहाँ पे हमें नहीं मिली। तो उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी तरह का हाईवे सपोर्ट कुछ नहीं, मतलब एक हाईवे की भी एक मतलब जैसे इंडिया में 1104 या कुछ ऐसा नंबर होता है गाड़ी का, वो हाईवे में चलती है कि हाईवे में कोई एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो उसको हेल्प करने के लिए। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। नाम का उन्होंने वो बनाया, नेशनल हाईवे था और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, बट हेल्पिंग हैंड से हाईवे में या पुलिस वालों की तरफ से जीरो, बिल्कुल ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी नहीं थी, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात, नेपाल भंसार ऑफिस में हमने 2 बार कॉल करा, किसी ने कॉल रिसीव नहीं करा।
जो होटल का या ढाबे का हमसे नुकसान हुआ, उस बंदे ने हमसे अननेसेसरी की डिमांड करी पैसों को लेकर, जो उसका नुकसान हुआ। वीडियो में आपने देखा भी होगा, प्लास्टिक का बोर्ड था जो मेन था, बाकी जो बोर्ड जिन 2 डंडों पे खड़ा था बेसिकली बैम्बू स्टिक्स थे, और वो बैम्बू स्टिक्स जो है ईजिली विलेज एरिया में या गांव के एरिया में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। उसके भी उसने हमसे पैसे चार्ज करे। ठीक है, जो भी हुआ, मतलब ये चीज़ मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद इंडियन कस्टम ऑफिस या इंडियन एम्बेसी का नंबर हमें पुलिस के द्वारा, नेपाल पुलिस के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया। थर्ड चीज, कनेक्टिविटी। इंडिया की सिम वहाँ पे काम नहीं करती है, कि आप इस भ्रम में जाओ कि हमारी सिम वहाँ पे काम करेगी। हम नहीं, वहाँ पे इंडिया की सिम काम नहीं करती है। केवल आप वाईफाई या इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। नेपाल की लोकल सिम बाई करनी पड़ेगी अपनी, मतलब कॉलिंग वगैरह करने के लिए या डेटा यूज करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, क्रेन के जो चार्जेस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस करे। डीजल मैं मानता हूँ कि वहाँ पे महंगा था, लेकिन इतना महंगा भी नहीं था कि आप जो हमसे चार्ज कर रहे हो कि ऐसा भी नहीं कि आप पूरा साल भर का एक बार ले लो। अब जैसे कि हमने उसे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 70,000 रुपीज़ पे करे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो उसका डीजल लगा होगा वो 15 से 20 हज़ार का डीजल लग गया होगा। बड़ा ट्रक था, 25 हज़ार का डीजल में मान लेता हूँ। ठीक है, अगर वो 10 हज़ार रुपये भी हमसे कमाता तो टैक्स वैक्स काट के चलो 5 हज़ार और मान लेता हूँ मैं, 15 हज़ार का डीजल मान लेता हूँ, 20 हज़ार का डीजल मान लेता हूँ, 5 हज़ार का खर्चा मान लेता हूँ, 25 हज़ार रुपये हो गए। ठीक है, तो फिर भी अगर 70 हज़ार में 25 आप लेस करोगे 35 हज़ार रुपये एक्सेस हो गए। 10 हज़ार भी अगर वो हमसे ईमानदारी के लेता तो उसे 35 हज़ार रुपये लेने चाहिए थे, या चलो 40 मान लेते, 15 हज़ार रुपये भी लेता। उसने हमसे 70,000 रुपीज़ चार्ज करे। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। अब वो की पॉइंट्स है जो मैंने एनालाइज करे एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप नेपाल का या किसी भी कंट्री का या किसी भी बाहर की कंट्री का, मतलब किसी भी बाहर के देश का बाय रोड या गाड़ी से या किसी कैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या की पॉइंट्स है जो नोट करके रखने चाहिए, जिसके लिए आपको सेल्फ प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गाड़ी से नेपाल या भूटान ट्रैवल कर रहे हो तो आपके जो इंश्योरेंस है गाड़ी का, उसमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन होना मैंडेटरी है। विदाउट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन अगर आप उस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और कोई हादसा या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज आप टेरिटरी से आउटसाइड जाके ड्राइव कर रहे हो कार को। सेकेंड पॉइंट, मेडिकल इमरजेंसी आपको खुद अपनी कार में या अपने साथ कैरी करके चलनी है। जितना भी हो पाए फर्स्ट एड बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, वो आपको कैरी करके चलना है। थर्ड पॉइंट, इंडियन एम्बेसी का कॉन्टैक्ट नंबर या कस्टम ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना ही चाहिए, आप उसको लेके चलो। फोर्थ पॉइंट, अगर हो सके जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जिस जगह आप जा रहे हो, वहाँ का एक लोकल गाइड ले लो, जो भी उसके चार्जेस रहेंगे, बट आपको वो एक बड़ी मिसहैपनिंग या बड़ी कोई मैटर होने से बचा सकता है। वहाँ के जो लोकल गाइड है उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है अपनी कंट्री की या अपनी सिटी की, तो आप एक लोकल गाइड अगर हो सके पॉसिबली तो ले लो, जो कि हमने नहीं लिया, एक गलती करी। फिफ्थ पॉइंट, नाइट ड्राइविंग अवॉइड करो, जितना हो सके दिन में ड्राइव करो, रात को जहाँ से आपको लगे अंधेरा हो गया ड्राइव मत करो, अननेसेसरी का रिस्क मत लो। 6 पॉइंट, लोकल पुलिस का कांटेक्ट नंबर या लोकल पुलिस के मतलब कुछ भी सर्विलांस का नंबर आपके पास होना चाहिए। इनकेस अगर ऐसी कोई सिचुएशन या कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकोगे। एंड 7 पॉइंट, जो मैंने हमारे साथ तो हुआ, खैर हमारा एक जाते समय इंडिया से ही जाते समय हमारा टायर ब्लास्ट हो गया था, तो हमें वो टायर चेंज कराना, वो टायर रिपेयर कराना पड़ा। और होपफुली कि हमारे इंडिया में तो ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, तो हमें टायर पंचर वाला इजी गोइंग में मिल गया था। बट नेपाल में टायर पंचर वाले भी बहुत दूर दूर तक नहीं मिल रहे थे, तो टायर पंचर रिपेयर किट आपको अपनी गाड़ी में कैरी करके चलनी है। सो गाइस, बेसिकली मेरा जो मोटिव था या हमारी जो हमारी जो बात थी हमने आपके आगे रखी। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो पूरा मैटर हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ, या उन लोगों ने जो हमारे साथ किया या जो हमसे अननेसेसरी के चार्जेज या अननेसेसरी का हमारे ऊपर प्रेशर बनाया वो कहाँ तक सही था। सो होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड सॉरी फॉर दैट कि हम नेपाल का टूर कंटिन्यू नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगा, बट बेसिकली इस टाइम मेरा अंदर से जो मन है वो मेरा वहां जाने का नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें रील्स में या वीडियो में दिखाई जाती है एग्जैक्टली वो चीज सही नहीं होती है। ग्राउंड रियलिटी हर जगह की कुछ और ही होती है। जैसा हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ की सही है, हमारे यहाँ की भी ग्राउंड रियलिटी हो सकता है कुछ अलग हो, बट हमारे यहाँ बेसिकली मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट के टाइम पे किसी को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया जाता कि तुम अपने आप को छोड़ो और हमारा नुकसान पहले भरो। भाई मतलब गाइज मेरा ये कहना है, इनकेस मान लो अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाए जिसमें बंदा बोलने लायक नहीं है या वो इस स्थिति में कि आपसे बात ही नहीं कर पा रहा, फिर भी कि आप उसके ऊपर प्रेशर बनाओगे कि आप हमारा खर्चा या हमारा नुकसान पहले बेयर करो या हमें उस चीज के लिए पे ऑफ करो। ये चीज तो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ना। बाकी आप लोगों का जो भी कमेंट है आप जाके शेयर करो, और मैंने तो बॉयकॉट करने का रीजन आपको बता दिया है, इसी रीजन की वजह से मैंने नेपाल को बॉयकॉट करा है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी ओपिनियंस है, जाके शेयर कर दो और जितना हो सके वीडियो को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। जो लोग ट्रैवलिंग या जो लोग सोलो ट्रैवल करते हैं, जो लोग ग्रुप ट्रैवल करते हैं, जिन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। बेसिकली लोगों को पता चलना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड
बाय बाय गाइस।